नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पहाड़ों में आसान होगा सफर। उत्तराखंड में 6 रोपवे प्रोजेक्ट पर फोकस। धार्मिक पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी होगी मजबूत। सीएम धामी ने भी की रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा। देहरादून में सशक्त बहना उत्सव का आगाज। सीएम धामी ने किया स्टॉलों का शुभारंभ। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बाजार से जोड़ने की पहल। वंदे मातरम पर कांग्रेस को बीजेपी की चुनौती। भट्ट बोले 1937 के फैसले से आज तक गलतियां दोहरा रही कांग्रेस। लाल किले से मिला खोया सम्मान। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में उमड़े भक्त। टपकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जल अभिषेक। हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पौड़ी में पहाड़ी दरकी सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त। पिथौरागढ़ में ग्रामीणों की बहने से हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पहाड़ों में सफर को आसान बनाने और धार्मिक पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए रोपवे नेटवर्क विकसित करने की तैयारी तेज हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास ऑडिटोरियम में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति, डीपीआर स्वीकृतियों और निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया गया। बता दें कि प्रदेश में करीब 50 रोपवे परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनमें से सरकार ने फिलहाल 6 परियोजनाओं को प्राथमिकता पर रखा है। इनमें सोनप्रयाग, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका काम आवंटित किया जा चुका है। वहीं काठगोदाम, हनुमानगढ़ी, कनकचौरी, कार्तिक स्वामी, रेथल, बारसू, बरनाला और जोशीमठ ओली गोरसो परियोजनाएं अलग अलग तैयारी के चरण में हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत देहरादून में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने विभिन्न स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टॉलों का शुभारंभ और अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने समूहों से जुड़ी महिलाओं से संवाद कर उनके उत्पादों और स्वरोजगार से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी ली। स्टॉलों में मिलेट्स, सिलाई बुनाई, ऊन, प्रसाद, लड्डू, अचार और बेकरी समेत कई स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहतर बाजार और विपणन की सुविधा मिले। सशक्त उत्सव बहना योजना रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया था। इस योजना को शुरू किया था और ये योजना हमारी जो बहनें बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं, उसमें बहुत अच्छे उत्पाद हैं। यहाँ मिलेट्स के हैं, सिलाई के हैं, बुनाई के हैं, ऊन के हैं, प्रसाद है, लड्डू हैं, खाने के हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद, जैम है, अचार है, जितने प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं, बेकरी के आइटम हैं मिलेट से बने हुए। और रक्षाबंधन के पर्व पर बहुत अच्छी रक्षा सूत्र, रक्षा भी है और रक्षाबंधन भी रखे हुए हैं। उन सभी को एक स्थान मिले, उनको विपणन का अवसर मिले। उनका जो बनाया हुआ उत्पाद है वो बहुत ही अच्छा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों ने जन समस्याओं के साथ क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दे और सुझाव मुख्यमंत्री के सामने रखे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशान न होना पड़े और जनहित के मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्यांग कुलदीप की समस्याएं सुनकर तत्काल आर्थिक सहायता और ट्राई साइकिल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी,
आबकारी उपनिरीक्षक संघ, श्री कल्प केदार मंदिर समिति और देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति हरिद्वार समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश की विभिन्न रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर तक रोपवे परियोजनाओं के कार्य धरातल पर दिखाई देने चाहिए। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को 15 दिन के भीतर परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मुख्य सचिव को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोपवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा और वे जल्दी इनकी दोबारा से समीक्षा करेंगे। चंपावत जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय लोहाघाट में छात्रों व महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर पिछले एक हफ्ते से एबीवीपी व एनएसयूआई छात्र संगठन धरने पर बैठा हुआ है, पर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा संज्ञान न लेने से नाराज दोनों छात्र संगठनों ने आज सोमवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जहां एबीवीपी से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक डेक व छात्र संघ कोषाध्यक्ष राहुल विष्ट भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो वहीं एनएसयूआई कॉलेज अध्यक्ष आयुष गोस्वामी के नेतृत्व में एनएसयूआई की ओर से अजय बिष्ट ने मोर्चा संभाला है। दोनों छात्र संगठनों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी। विद्यार्थी परिषद ने पिछले वर्ष भी आंदोलन करा था और विद्यार्थी परिषद सिर्फ समस्याएं नहीं उठाता महाविद्यालय के अंदर, समाधान करके भी देता है। विद्यार्थी परिषद का ये मानना है कि अगर कोई समस्या हमने लाई है तो उसका जब तक का समाधान ना हो तब तक हम उसको उस मांग को पूरा करने के यहीं बैठे रहेंगे। अब जब हमने देखा कि इतना समय हो चुका था और तब भी हमारी बातों पर संज्ञान नहीं हो रहा था, ना कुछ हमारी सुध ली जा रही थी, ना किसी से हमारे द्वारा कोई हमारे पास वार्तालाप के लिए आ रहा था कुलपति, ना कोई यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी ना कोई हमारा संज्ञान लिया गया, तब हमने एक कठिन फैसला लिया कि अब हम क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे और ये भूख हड़ताल तब तक चलती रहेगी छात्र संघ और विद्यार्थी परिषद मिलकर, जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं होती उसका समाधान नहीं हो जाता। एक हफ्ता हो गया हम लोग को धरने में बैठे हुए, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या किसी ने भी अभी तक कोई सूद नहीं ली, तो इसके तहत हमने फैसला लिया कि आज से हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। सर काफ़ी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं यहाँ, गुमदे शोमेल काफ़ी दूर दूर से बच्चे हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन ने अभी तक हमारे लिए मतलब हमारी सूद नहीं ली है। और मैं कहना चाहूँगा कि हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, ना कि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं जो बिना मांग पूरी हुए धरने से उठ जाएं। नगरपालिका मंगलोर के 5 नामित सभासदों ने पालिका के कार्यों की गुणवत्ता को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। सभासदों ने मंगलोर लंढोरा रोड पर करीब 1 महीने पहले बनाए गए नाले की दीवार गिरने को लेकर के नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सभासदों का आरोप है कि नगरपालिका क्षेत्र में विकास कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सरकारी धन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि निर्माण के कुछ ही समय बाद नाले की दीवार गिर जाना कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है और इसी मामले को लेकर 5 नामित सभासद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी से मिले और पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की। सभासदों ने आरोप लगाया कि पालिका ने विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ बंदरवाट की जा रही है। मैं इतना बता रहा हूँ, अभी कावड़ के मेले से पहले ये नाले के पास की जो दीवार है ये बनी थी मात्र कावड़ से पहले, और शायद इसको 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ इसको, और ये दीवार जो है ये ढह गई। अगर इसकी नींव मजबूत होती या नीचे से ये मजबूत करके ली जाती तो शायद ये दीवार रुक जाती। तो हम लोग जो सरकार की तरफ से नॉमिनेट होकर आए हैं 5 सभासद, हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया हुआ है मंगलौर में कि जितना भी भ्रष्टाचार नगर पालिका के द्वारा हो रहा है, हम समय अनुसार आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने सरकार तक, अपने धाकड़ धामी परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाते रहेंगे। असल ये जो लंडोरा रोड पर जो अभी नाला निर्माण नहीं कराया था, हमने पुराने नाले की थोड़ा सा मरम्मत हुई थी, इसको करवाया था ताकि पानी सुचारू रूप से हो। परसों जो बारिश आई, भारी बारिश आई, वो पुराना नाला उसको तोड़ के ले गई और उसके साथ साथ जो निर्माण कराया था हमने या मरम्मत करवाई थी जो, वो भी ढह गई है। ना इसका भी कोई ना मेजरमेंट भी नहीं हुआ था, ना इसका कोई भुगतान हुआ। ठेकेदार द्वारा इसको पुनः निर्माण कराया जाएगा।
संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और जरूरी चिकित्सा उपकरणों की कमी को लेकर के संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में अस्पताल के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने सरकार से अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा और चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की मांग की। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार लगातार विकास कार्यों की बात करती है, लेकिन रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में व्यवस्थाएं बदहाल हैं। उनका आरोप है कि 100 बेड का अस्पताल होने के बावजूद मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। आज से 1 महीने पहले करीब संयुक्त संघर्ष समिति ने यहाँ पर सीएमओ को एक ज्ञापन दिया था और उसमें ये बात कही थी कि यहाँ पर जो डॉक्टर की कमी है, डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, यहाँ पर जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी नियुक्ति की जाए और तीसरा यहाँ पर जो एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और जो तमाम अन्य तरह की सुविधाएं हैं डायग्नोज को लेकर, उस डायग्नोज की सुविधाओं को यहाँ पर सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन आज 1 महीना हो चुका है, 1 महीने के बावजूद यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी बदलाव नहीं आया है, कोई भी सुधार नहीं हुआ है। इसके लिए आज हमें मजबूरन यहाँ पर धरने में बैठा है और इस मंच के माध्यम से हम सरकार को आज यहाँ से ज्ञापन दे रहे हैं और उनको यहाँ से जगा रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पर हमारी सुविधाएं, रामनगर के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बढ़ाई, यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं गई, तो ये आंदोलन आगे जाकर बहुत बड़ा होने वाला है और इस आंदोलन को हम जन आंदोलन, जन आदमी के जन सहभागिता से आगे बढ़ाएंगे। और वहीं आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यालय रानीखेत में विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा प्रभारी दीप सिंह डांगी ने की। बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और गांव-गांव जाकर जनता से संवाद बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई। दीप सिंह डांगी ने कहा कि चुनाव सामूहिक अभियान है और हर कार्यकर्ता को पूरी एकजुटता के साथ जिम्मेदारी निभानी होगी। CWC सदस्य एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा ने भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर स्थानीय समस्याओं को उठाने और कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने का आह्वान किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है प्रदेश संगठन ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है कि मेरे को रानीखेत विधानसभा का प्रभारी बनाया है। इसी सिलसिले में आज इस बैठक में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और कार्यकर्ताओं की नीति पर टटोलने का थोड़ा काम करा है और क्योंकि आज थोड़ा स्वागत समारोह ज़्यादा था। पहले जो बैठक तो हमारी विधानसभा के जितने भी हमारे ब्लॉक वाले अध्यक्ष हैं, मंडल हैं, अध्यक्ष हैं, उनको लेकर बैठक चुनाव किस तरीके से उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी, उसका काम किया जाएगा। तो पूरे कार्यकर्ताओं को संगठित और एकत्रित किया। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी 70 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 34 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश के साथ भेजा गया। जन सुनवाई में भूमि विवाद, राजस्व, बिजली अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल, राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रहीं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शिकायतों का संवेदनशीलता और प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और इसमें अभी तक करीबन 70 कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई हैं। अधिकतर शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है, संबंधित अधिकारी के द्वारा उसका संज्ञान लिया गया है। कुछ ऐसी शिकायतें थी जिसमें कि किसी तरह की मांग थी, जिस तरह से सड़क की मांग हो या फिर लाइन शिफ्टिंग की मांग हो, उसके लिए प्रस्ताव बनाने को बताया गया है। इसके साथ ही CM हेल्पलाइन का भी रिव्यू किया गया है और सभी अधिकारियों को ये बताया गया है कि 31 अगस्त तक सभी 36 डेज से ऊपर की शिकायतों का निस्तारण जो है कंप्लीट हो जाए, कोई पेंडेंसी न रहे। पिछले सप्ताह से इस सप्ताह तक करीबन 120 ऐसी शिकायतें में कमी आई है और प्रत्येक विभागवारी समीक्षा करने पर सभी विभागों ने आश्वस्त किया है कि सभी शिकायतकर्ताओं से बात करते हुए उसका निराकरण समयबद्ध तरीके से करेंगे। कनखल पुलिस ने चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले बाइक सवार 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी कावड़ियों के विहिश में वारदात करते थे ताकि पुलिस और आम लोगों की नजरों से बच सकें। दोनों आरोपियों को जियापोता क्षेत्र के पास से गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से महिला के गले से झपटी गई सोने की चेन भी बरामद की गई है। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भूदेव निवासी उत्तर प्रदेश और करण निवासी भजनपुरा नई दिल्ली के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पहले भी लूट, चोरी और हत्या जैसे मामलों में जेल जा चुके हैं। घटना है, कुछ शर्मा जो कि जगजीतपुर के रहने वाले हैं, ये अपनी पत्नी के साथ बैरागी में जा रहे थे। उसी समय दो लड़कों ने इनकी पत्नी से चेन छीन ली थी और जब ये सूचना मिली तो तत्काल इसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई थी सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में, और इसमें इंस्पेक्टर हमारे कनखल भी थे और पूरी हमारी एक टीम थी जिसमें एसओजी के द्वारा भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। सैकड़ों कैमरे देखने के बाद और टेक्निकली लीड को डेवलप करने के बाद ये दो लड़के आइडेंटिफाई हुए, जिनमें एक का नाम भूदेव है जो कि बड़ौत उत्तर प्रदेश का है और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें अभी 3-4 मुकदमों की हमें जानकारी मिली है जो क्रमशः चेन स्नैचिंग, लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। इसी तरह से दूसरा इसका जो साथी है करण, जो कि दिल्ली का रहने वाला है, इनकी जो प्लानिंग थी कि चूंकि कांवड़ अभी गतिमान थी तो इनका ये था कि कांवड़ के भेष में अगर हम आते हैं यहाँ पे और आकर के लगातार ये पिछले 5-7 दिन से रेकी कर रहे थे, लेकिन इनको अटेम्प्ट करने का मौका नहीं मिल रहा था। और जब इनको जगजीतपुर ये हमारा जो बैरागी एरिया है यहाँ पे जब इनको मौका मिला तो उस समय इन्होंने उस चेन को छीनने की घटना को करी थी। अभी इन दोनों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा जो चेन छीनी गई थी उसकी रिकवरी की गई है। आज दोनों अभियुक्तों को हमारे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। रुड़की पीरान कलियर मार्ग पर पुराने सोलानी नदी पुल की बदहाल हालत राहगीरों के लिए मुसीबत बनी हुई है। पुल पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और बारिश का पानी भरने से इनकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। आए दिन राहगीरों के गिरकर चोटिल होने की शिकायतों के बीच जिला कांग्रेस कमेटी ने पुल पर धरना देकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रुड़की पीरान कलियर मार्ग पर स्थित पुराने सोलानी नदी पुल से रोजाना हजारों लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन पुल पर बने बड़े बड़े गड्ढे अब राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। बारिश के बाद गड्ढों में पानी भरने से स्थिति और भी खतरनाक हो गई है। राहगीरों का कहना है कि पानी से भरे गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाता और कई लोग गिरकर चोटिल हो चुके हैं। समस्या को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में मौके पर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। कि ये जो सोलानी नदी का पुल है इसमें बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। आप जाके अभी स्वयं निरीक्षण कीजिए। बहुत सारे गांव के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, उनके चोट भी लग रही है। अभी परसों रात ही दूसरी पटरी पर 3 नौजवान बच्चों की मौत होगी क्योंकि सड़क में गड्ढे हैं। लापरवाही कर रही है सरकार। सरकार की प्रायोरिटी पे ये घाट क्षेत्र नहीं है। ना सरकार की प्रायोरिटी पे मेवड़ है, ना इमली है, ना कलियर है, ना और बहुत सारे गांव जो इससे जुड़ते हैं। कोई इनकी प्रायोरिटी पे नहीं है। इनकी बला से कोई बच्चा मरे, किसी को चोट लगे, ये जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये खराब हो, इन्हें इन सब चीजों से कोई सरोकार नहीं। पिछले कई दिनों से हमारे जिलाध्यक्ष जी राजेंद्र चौधरी जी की वार्ता अधिकारियों के साथ हो रही थी लोक निर्माण विभाग के, कि जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है सोलानी का पुल 200 वर्षों से अधिक इसको हो चुके हैं बने हुए, इसकी रिपेयरिंग के लिए, इसके गड्ढे भरे जाने के लिए हजारों लोगों की तादाद, लगभग 30-40 हजार लोग रोजाना इस मार्ग से गुजरते हैं, जिन्हें सुबह शाम इन गड्ढों में को होकर के जाना पड़ता है। दुर्घटना की संभावनाएं लगातार बनी रहती है, दुर्घटना लगातार होती रहती है। प्रशासन का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। अधिकारी बिल्कुल आंख बीच के पड़े हुए हैं। लंबे समय से अधिकारी यहाँ पर हैं, 1-2 साल के लिए हट जाते हैं, फिर वही जो अधिकारी यहाँ पर हैं वही आकर यहाँ कुर्सी पर जमे हुए हैं। क्या कारण है सरकार से उनकी इतनी प्रियता है और किसको कमा के दे रहे हैं? रुड़की के अंदर जो विधायक है वो कैबिनेट के मंत्री हैं, परिवहन विभाग उनके पास, सड़कें के गड्ढे देखना भी उन्हीं का काम है। ये नेशनल हाईवे ना होकर के स्टेट हाईवे तो है ही। और वहीं उत्तराखंड में विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सेतु आयोग ने अपनी कार्य योजना और प्राथमिकताएं सामने रखी। मुख्यमंत्री के सलाहकार सेतु आयोग के उपाध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकसित उत्तराखंड 2047 के विजन के अनुरूप आयोग की कार्यप्रणाली, प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी दी। दिनेश अग्रवाल ने बताया कि आयोग का मुख्य फोकस राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास, रोजगार और बेहतर जन सुविधाओं को मजबूत करने पर रहेगा। इसके तहत रोजगार और कौशल विकास, आधारभूत सुविधा, शहरी विकास, सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सलाहकार के साथ साथ सेतु आयोग व्यवस्थापना विकास में जिम्मेदारी दी है, तो मैंने बहुत अपने जो हमारे विभाग के साथी हैं उनसे विचार विमर्श किया। हमारे सदस्य सचिव हैं, हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिंह, जिनसे आप सब लोग परिचित हैं, जो कि पूर्व हमारे मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, और आयोग के सलाहकारों से हमने बड़ी विस्तृत परिचर्चा करी क्योंकि हम सेतु आयोग में क्या कर रहे हैं और आगे हमें भविष्य में और क्या करना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में नीति आयोग, इसी प्रकार राज्य में रुड़की शहरवासियों के लिए बड़ी सौगात के तौर पर रुड़की से दिल्ली के लिए 2 एसी बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बन्ना ने बताया कि बसें सुबह निर्धारित समय पर रुड़की से रवाना होंगी, तय समय पर वापस लौटेंगी। इससे दिल्ली आने जाने वाले छात्रों, CVRI के कर्मचारियों और आर्मी से जुड़े लोगों समेत आम यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। मंत्री ने बताया कि अभी तक देहरादून और हरिद्वार से आने वाली बसों का रुड़की में पर्याप्त स्टॉपेज नहीं होने के कारण यात्रियों को हाईवे तक जाना पड़ता था। नई बस सेवा शुरू होने से अब यात्रियों को शहर के बीचों बीच से ही दिल्ली के लिए बस मिलेगी और उन्हें हाईवे पर बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रुड़की से 2 बसेस जो है इलेक्ट्रिक शुरू हुई है और रुड़की वालों के लिए एक नई सौगात है। AC बसेज हैं, लग्जरी बसेज हैं और समय पर सुबह चलेंगी और समय पर वापस आएंगी। तो लोग जो राजधानी जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं IIT के काफ़ी, यहाँ पर CVRI है, आर्मी के डेलीगेट हैं, सभी का दिल्ली आना जाना रहता है। काफ़ी रश यहाँ पर दिल्ली बसेस का रहता है और हाईवे से बसेस पकड़ने में लोगों को दिक्कत हो रही थी। जो बस देहरादून से आती है वो यहाँ पर स्टॉपेज नहीं दे रही थी, जो हरिद्वार से आती है वो भी स्टॉपेज दे रहे थे। रुड़की वालों के रुड़की से बस चलेगी तो रुड़की वालों को इसके लिए आराम रहेगा। तो ये बस मैं कहता हूँ कि लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत रहेगी। और बस का किराया है 400 रुपये किराए में आदमी दिल्ली आएगा और जाएगा। उससे आगे और जगह भी बस चलाई जाएगी, पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए और अपना UP के लिए बसेस चलाई जाएंगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के उत्तराखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि भाजपा इस बार लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी बार चाहे सर्वे करा ले, लेकिन पार्टी अपने ही सर्वे के आधार पर खुद को विजेता घोषित कर देती है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब कांग्रेस जनता के बीच जाकर सर्वे कराती है तो जनता उसे नकारने का काम करती है। उन्होंने दावा किया कि इस बार भाजपा पिछली बार की तुलना में और अधिक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। देखिए, कांग्रेस पहली बार तो सर्वे करा नहीं रही है। लगातार सर्वे में कांग्रेस ने अपने द्वारा सर्वे कराया, उसमें सजा अपनी सरकार बताई, लेकिन जनता का सर्वे ये चुनाव में दिखाई देता है। और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीटों के साथ विजय हासिल करेगी और फिर तीसरी बार हम लोग उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।